हेलो क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने गिवन है। रेफर टू एग्जाम्पल 13, यानी एग्जाम्पल 13 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 22 बेस्ड है। इसमें एग्जाम्पल 13 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या बोला है इसमें कि एग्जाम्पल 13 को यूज़ करते हुए ये जो टेबल दे रखी है आपको, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल 13 समझाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आऊँगा। ठीक है, तो पहले आपको मैं एग्जाम्पल 13 समझा रहा हूँ। तो आप बुक में एग्जाम्पल 13 पे अपनी जो फेयर कॉपी हो तो उसमें पहले एग्जाम्पल 13 पूरा अलग से पूरा लिख लें, सोल्व कर लें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करें। क्वेश्चन 22 से पहले आप एग्जाम्पल 13 जो मैंने लिख रखा थ्योरी पूरी इसकी, वो पूरी अच्छे से नोट कर लें, और इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करें। पहले मैं आपको एग्जाम्पल 13 सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। समझ आ गया मेरे बात? तो चलिए, एग्जाम्पल 13 आपके सामने। 2 डाइस है, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। इसमें एक ब्लू है और एक ग्रे है। एक ब्लू है, अच्छा लॉकडाउन में शॉप नहीं खुल पा रही तो मैंने एक उसको कलर अलग ही बनाया। तो मान लीजिएगा एक ब्लू है और एक ग्रे कलर है। दो आपके पास डाइस हो गए। आर थ्रो वन एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पर थ्रो किया गया। आगे है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। अब इसके ऊपर क्या बोल रखा है कि दो डाइस है, उन डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या बोला है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका सम 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या उन डाइस का जो नंबर है उनके 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या लेस देन और इक्वल टू 12 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और ये अपनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लिखा मैंने ऊपर एग्जाम्पल 13 का सॉल्यूशन, तो यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो डाइस अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं। अगर दो डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो जैसे मैं लिख दिया, इधर फर्स्ट डाइस के नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे सेकंड डाइस के नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, या टोटल आउटकम क्या बन के आएंगे। तो जैसे अपन निकालना सीखते हैं कैसे नंबर के आउटकम निकल के आ सकते हैं। तो जैसे मान लो, सपोज करो कि अपने दोनों डाइस थ्रो किए, एक बार फर्स्ट डाइस और एक बार सेकंड डाइस। सपोज करो कि जैसे फर्स्ट डाइस थ्रो करा और ऊपर जो नंबर है वो क्या निकल के आ गया 1। ठीक, बाकी और नंबर कुछ भी आ रहे होंगे लेकिन ऊपर क्या आ गया 1। ऐसे मान लो सेकंड डाइस को थ्रो करा और नंबर क्या निकल के आ गए 1। यानी फर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है कि तो 1 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो पॉसिबल बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। यानी अगर दोनों डाइस को थ्रो करा तो फर्स्ट डाइस पे क्या नंबर आ गया 1 और दूसरी डाइस पर भी 1। ऐसे कितने आउटकम होंगे टोटल वो अपन लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट डाइस पे थ्रो करा तो ब्रैकेट में अगर फर्स्ट डाइस को थ्रो करा तो 1, और सेकंड डाइस को थ्रो करेंगे तो कितना आएगा 1। क्लियर हो रहा? ऐसे अपन सारे आउटकम लिखेंगे। अब देखिए सेकंड आउटकम क्या हो सकता है कि इसका 1 और इसका 2। ओके, ऐसे ही फिर इसका 1 और इसका 3, 1 और 3। ऐसे ही इसका 1 और ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही 1 और क्या हो जाएगा 5, फिर 1 और ये 6। तो ये निकले सारे आउटकम। ऐसे वापस फिर 2 और 1, ये 2 और 1, फिर ये 2 और ये 2, ये 2, ये 2, फिर ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, फिर वापस ये 2 और ये 4, ये 2 4, फिर 2 5, 2 5। समझ में आ रहा है सबको? ये 2 और ये 6, ये 2 और ये 6। ऐसे फिर ये 3 और ये 1, ये 3 और ये 1, फिर इसका 3 और इसका 2, इसका 3, ये 2, फिर इसका 3, ये 3, ये 3, ये 3 हो जाएगा। फिर 3 और 4, 3 और 4, फिर 3 और 5, 3 और 5, फिर 3 और 6, ये 3 और 6। ऐसे 4 और 1, 4 और 1, फिर 4 और 2, 4 और 2, फिर 4 और 3, 4 और 3, फिर 4 और ये 4, ये 4 और ये 4, फिर ये 4 और 5, 4 एंड 5, फिर 4 एंड 6, ये 4 एंड 6 हो गया। फिर 5 एंड 1, ये 5 एंड 1, फिर 5 एंड 2, 5 एंड 2, फिर 5 एंड 3, 5 एंड 3, फिर 5 एंड 4, फिर 5 एंड 5, फिर 5 एंड 6, फिर 6 एंड 1, फिर 6 एंड 2, फिर 6 एंड 3, फिर 6 एंड 4, फिर 6 एंड 5, और लास्ट में 6 एंड 6।
तो इस तरीके से अपने टोटल आउटकम निकालिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं। समझ आ रहा है सबको? तो इस तरीके से अपने सारे नंबर निकालिए। अगर आप इन सबको काउंट करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट करोगे टोटल कितना हो जाएंगे, 36 आउटकम निकल के आ जाएंगे। कितने आउटकम निकल के आ जाएंगे, 36। ओके, तो ये तो क्या है कि टोटल आउटकम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, टोटल आउटकम। तो मैं लिख दिया टोटल आउटकम्स ऑफ द डाइस, और क्या हो सकते हैं वो, 36 हो जाएंगे। क्लियर है, 36। अच्छा एक और चीज़, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, वो भी मैं तरीका बताता हूँ। कि जैसे डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, और कितने डाइस अपने पास, 1 और 2, यानी 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36। तो इसे डायरेक्ट भी अपन इतना बड़ा नहीं करते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पर आप 10th क्लास में हो तो इसमें ऐसे करके बताना। बाकी 11th 12th में अगर आप मैथ्स लेते हो तो फिर डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वहाँ आप 12th क्लास में 11th क्लास में फिर 3 डाइस हो जाते हैं, तो फिर कितनी बार लिखोगे, 216 कब लिखोगे। डायरेक्ट कैसे निकालना था, 6 से, नंबर तो डाइस 6 पे 6 होते हैं, और अगर 3 डाइस हो जाए तो फिर कितना हो जाएगा, तो 3 लिख दोगे तो कितना आएगा, 216। तो इसे डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, पर अभी आपके 10 के बेसिस पे तो इस तरीके से अपने निकाला। क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल आउटकम निकल के आ गया कितना, 36। अब हम बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 13 के। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डाइस के दोनों नंबर का सम 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब कैसे, कि जैसे मैंने फर्स्ट डाइस थ्रो करा, उस पर 2 आ गया और दूसरे डाइस पर 6 आ गया, तो दोनों का सम 8 आ रहा है ना, आ रहा। तो ऐसे कितनी बार ऐसे क्या क्या पॉसिबल बनेंगे कि डाइस का सम 8 आ जाए, या फिर 13 आ जाए, या फिर लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाए। तो मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट है 8 आने की, डाइस का सम 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी रिक्वायर्ड अपने क्या चाहिए, 8 चाहिए सम, है ना। तो लिखा मैंने रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम। तो मैं लिखा रिक्वायर्ड आउटकम में क्या चाहिए, नंबर का सम 8। अब देखिए इन सारे आउटकम में कब अपने को नंबर का सम 8 मिल रहा, जैसे 1 और 1 दोनों का सम तो 2 आ रहा है, 1 और 2 3 आ रहा है, या 1 और 3 दोनों का सम करोगे तो 4 आएगा। तो ये तो नहीं दे रहा। ऐसे कौन सा नंबर है जो अपने को सम 8 दे रहा हो, तो देखो देख लेते हैं। एक तो 2 और 6, एक तो 2 और 6, 2 और 6 को ऐड करोगे तो आ जाएगा। फिर और कौन सा, यस 6 और 2 हो जाएगा। और कौन सा, 4 और 4 हो जाएगा, और 3 और 5 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा। इनके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तो 1 2 3 4 और 5, तो टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं आपके, 5 आ रहे हैं। समझ आ रहा है सबको, नंबर का जो सम है कितना आ रहा है। हाँ, तो इस प्रकार 1 2 3 और 5 केसेस से अपने को सम कितना मिल रहा, 8 मिल रहा। तो टोटल कितने केस हो गए आपके, ये 5 हो गए। तो रिक्वायर्ड आउटकम कितना हो गया, 5, और टोटल आउटकम तो कितना डाइस का, 36 है। वो लिख दिया टोटल आउटकम, और कितना है तो 36। ठीक, अब फार्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, ऊपर रिक्वायर्ड आउटकम और आ जाएगा टोटल आउटकम। अब रिक्वायर्ड आउटकम कितने हैं, तो 5, टोटल आउटकम कितने, 36। ये आपका 8 के आने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। अब इसे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, नंबर का सम 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर का सम 13 आने की कितना, 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो लिखा मैंने सेकंड क्वेश्चन 13। ठीक, तो लिखा रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम। अब देखिए ऐसे कौन से नंबर है जो दो नंबर को सम करने पर अपने को 13 आ रहा है, ऐसा कौन सा आउटकम है। देखो देखिए 1 1 1 2 क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है क्या आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, देख लो। देखिए अगर मैं सबसे बड़ा नंबर भी देखूँ तो 6 और 6 हम करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इनसे बड़ा नंबर तो कुछ नहीं होगा। कि 6 और 7 दिख रहा है, किसी को नहीं आ रहा ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 6 और 6 को अगर ऐड भी करूँगा तो 12 आएगा। तो इनमें ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिनमें दो नंबर को मैं ऐड करूँ तो मुझे 13 दे दे। तो फिर जो रिक्वायर्ड आउटकम है वो तो कितना हो जाएगा, 0। और अगर टोटल आउटकम की बात करूँ मैं, तो टोटल आउटकम लिख रखा है अपने कितना लिखा, 36। तो प्रोबेबिलिटी फार्मूला वापस लगा दो, ऊपर रिक्वायर्ड आउटकम टोटल, तो 0/36 एंड आंसर हो जाएगा 0। ओके, ये आपका आंसर हुआ सेकंड वाले का। ऐसे थर्ड वाला क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। तो लेस देन और
इक्वल टू 12। तो लिखा रिक्वायर्ड आउटकम और यहाँ लिख दिया टोटल आउटकम तो 36 आपका रिक्वायर्ड। देखते हैं चलो, अब ध्यान समझिएगा वाला क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी 12 से छोटा और उसके इक्वल दो नंबर का सम। ध्यान समझिएगा, दो नंबर का सम 12 से लेस देन यानी छोटा या उसके इक्वल, ऐसे कितने रिक्वायर्ड आउटकम है। तो देखिए समझिएगा, 12 से छोटा और या उसके इक्वल भी होगा चलेगा ना, ये बोला उसने। तो देखो 1 + 1 2, ये भी 12 से छोटा है तो ये भी चलेगा। 1 + 2 3, ये भी 12 से छोटा है तो ये भी चलेगा। 1 + 3 4, ये भी 12 से छोटा है रहा। तो ऐसे अगर सारे नंबर को अगर हम करते जाएँ अपन, बोले 5 + 4 5 + 5 कर ले तो 10 आएगा, वो भी 12 से छोटा है। 5 और 6 को ऐड करोगे 11, तो ये भी 12 से छोटा। 6 + 6 करोगे तो ये 12 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी अगर अपन कोई से भी आउटकम लें तो ये सारे आउटकम तो 12 से छोटे आ रहे हैं और ये आउटकम 12 के इक्वल आ रहा, ठीक है। यानी रिक्वायर्ड आउटकम की बात करें तो उसने बोला था कि ऐसे कितने केस बनेंगे जिनमें सम जो है, नंबर का सम जो है वो 12 से या तो छोटा आए या उसके इक्वल आए। तो ये सारे केस ऐसे बन रहे हैं, सारे केस मतलब 36 केस ऐसे बन रहे हैं जिसमें नंबर का सम जो है वो 12 से लेस देन है और उसके इक्वल टू है। समझ आ रही मेरी बात। यानी रिक्वायर्ड आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल ही 36 हो जाएंगे और टोटल आउटकम पहले से आपके 36 है। तो वापस फार्मूला कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड आउटकम 36 और टोटल भी कितने 36। मेरी बात समझ आ गई। 36 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर होगा आपका 1। तो इस तरीके से अपना ये एग्जाम्पल 13 कंप्लीट हुआ। तो अभी अपनों ने एग्जाम्पल 13 सॉल्व करा है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करना शुरू करवाता हूँ। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22 इसके ऊपर बेस्ड है। क्या बोला उसने अब कि अपने को टेबल कंप्लीट करनी है, टेबल कंप्लीट करने की बोला है। और क्या बोल रखा है यहाँ पर, इवेंट सम ऑन 2 डाइस, यानी जो इवेंट दे रखे हैं कि अगर 2 डाइस का, और यहाँ 2 डाइस है ना अपने, 2 डाइस है अपने, तो क्या बोला है कि ऐसे कौन कौन से इवेंट होंगे जिनका सम करेगा दोनों डाइस का। तो 2 कप मिल सकता है, 3 कप मिल सकता है, 4 कप मिल सकता है, 2 डाइस के नंबर का सम करने पर। 6 कप मिल सकता है, 7 कप मिल सकता है, 8 तो दे रखा है, 9 10 11 ऐसे कप मिल सकता है। तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी अपने को नीचे लिखते जानी। जैसे 2 का तो लिख दिया उन्होंने 1/36, 2 का तो क्या लिख दिया 1/36। पर अब 3 कब मिल सकता है, 2 नंबर का सम 3 कब मिल सकता है। तो मैं आपको 3 निकालने की प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। तो लिखता हूँ मैं केस लिखा पहले, सम ऑन 2 डाइस 3, यानी डाइस के नंबर का सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो लिखा रिक्वायर्ड आउटकम कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो कब आ सकता है 3 नंबर का सम, देखिए तो 3 कब आ सकता है, एक तो 1 और 2 ऐड करूँ तो, या फिर 2 और 1 ऐड करूँ। इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा जिसमें नंबर का सम 3 दे दे। तो लिखा या तो 1 और 2 में या 2 और 1 में, ठीक। तो टोटल कितने केस बन रहे हैं आपके, ये 2 बन रहे, 1 केस तो पूरा ये और 1 केस ये, टोटल कितने केस बन गए 2। और टोटल आउटकम आपके सामने ही है। टोटल आउटकम कितने अभी लिखे थे अपने 36। तो वापस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, रिक्वायर्ड आउटकम अपन टोटल आउटकम, तो ये आ जाएगा 2 और अपन में 36। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आप कैंसिल भी कर सकते हो, पर आपकी बुक में आंसर 2/36 दे रखा है, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका 2/36। तो लास्ट में पूरी टेबल बना के ये आंसर सब फिलअप कर लेंगे ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 2/36 हो जाएगी। अब ऐसे नंबर का सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो वापस लिखा मैंने, ये तो केस फर्स्ट था आपका, ऐसे केस सेकंड लिखा, सम ऑन 2 डाइस 4। तो डाइस का जो सम है वो 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो वापस रिक्वायर्ड आउटकम। अब नंबर का सम 4 कब आ सकता है, देखिए 3 1 1 3 2 और 2। इन केस के अलावा तो नहीं सकता है। 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 आएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 2 और 2 को भी 4 आएगा। तो टोटल के केस कितने बन गए 3, और टोटल आउटकम हो जाएंगे 36। तो वापस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहाँ आ जाएगा, ऊपर तो रिक्वायर्ड में 3 और टोटल 36। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने केस फर्स्ट और केस सेकंड करके बताया। तो अब आप लोग होमवर्क में
एक 5 को, 6 को, 7 के आने की, 9 के, 10 के और 11 के आने की ये टेबल पूरी घर पे होमवर्क पे जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 पूरा हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने 13 एग्जाम भी समझाया और ये क्वेश्चन भी क्लियर करवाया। तो ये जो 4 के आने की रिप्लेसमेंट कितना आ रही है 3/36 है, तो लिख दिया यहाँ पर 3/36। तो आप 5, 6, 7, 9, 10 और 11 की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से फाइंड कीजिएगा। ठीक, इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने गिवन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन, यानी गेम जो है वो डिपेंड कर रहा 1 रुपये का जो कॉइन होता है उसको उछालने के ऊपर। इसको 3 टाइम उछाल रहे हैं अपन, कितने टाइम उछाल रहे हैं? 3 टाइम। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार इसका आउटकम अपन नोट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो पहली बार उछाला हेड आ गया सपोज, फिर दूसरी बार उछाला नोट कर अपने टेल आ गया, फिर थर्ड बार उछाला और फिर वापस हेड आ गया। तो इस तरीके से अपन नोट करा कि पहली बार में हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ऐसे अपन नोट कर रहे हैं उन केसेस को। ठीक है, आगे है हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अब हनीफ नाम का जो पर्सन है वो जीत जाता है, पर कब जीत जाता है? जब रिजल्ट क्या आए? सेम आए। यानी कहने मतलब कि जैसे अपन उछाला या तो हेड 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 आ गया तो हनीफ जीत जाएगा, या टेल 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 आ गया तो हनीफ जीत जाएगा। हेड हेड आ जाए तीनों पे तो या टेल टेल आ जाए, यानी अगर सेम रिजल्ट आ जाएगा तो हनीफ जीत जाएगा, उसने ऐसा बोला है। ठीक, पर यानी या तो 3 हेड आ जाए या 3 टेल आ जाए तो जीत जाएगा, या एंड लूज अदरवाइज, या अगर दूसरे कोई केस आ जाए तो जैसे मैंने लिखा रखा है पे, अगर हेड टेल हेड आ जाए या और कोई सब केस आ जाए, इन दोनों केस के अलावा तीनों पे सेम या तो टेल टेल आ जाए या हेड आ जाए, इन दोनों केस के अलावा अगर कोई सा भी और केस आता है तो वो क्या हो जाएगा? गेम हार जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हनीफ क्या हो जाए? गेम को लूज कर दे, यानी वो हार जाए। ठीक, तो अब हनीफ कब कब हार सकता है वो देखते हैं अपन, या ऐसे कौन कौन से केस बनते हैं। तो लिख दिया मैंने गिवन दैट अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। तो लिख दिया गिवन एक गेम जो है वो 1 रुपीज़ का कॉइन है, उसको 3 टाइम उछाल रहे हैं। तो क्या क्या आउटकम निकल के आते हैं वो अपन आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो पहले देखते हैं टोटल आउटकम क्या क्या बन सकते हैं। ध्यान समझिएगा, सिंपल है। टोटल कितने केस बनेंगे वो अपन देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये करने से मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी जो बताया था उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट अपन केस कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अभी निकाला था ना अपने कि वो डाइस था, डाइस में कितने फेस होते? टोटल 6 होते हैं, और कितनी बार उछालते हैं अपन? 2 टाइम। तो टोटल कितने केस बने थे? 36 बने थे, नहीं बने थे? ऐसे यहाँ पर भी एक कॉइन है, यानी कॉइन पे हेड या टेल आ सकता है। तो कितने केस बन रहे? टोटल 2, और कितनी बार उछालते हैं अपन इसको? 3 टाइम। तो कितना आएगा इसका आंसर? 8 आएगा। यानी टोटल कितने केस बनेंगे अपने? 8। अब कैसे बनेंगे वो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे ना। तो देखो देखिए 8 केस कैसे बनेगा। तो जैसे मान लो या तो तीनों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, हेड हेड हेड, एक केस ये बन सकता है। या फिर 2 पे हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, या और क्या बन सकता है? टेल आ जाए और बाकी पे हेड आ जाए, ये केस बन सकता है। और क्या बन सकता है? हेड टेल हेड, ऐसा बन सकता है। और क्या बन सकता है? या तो फिर तीनों पे टेल 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 आ जाए, या फिर टेल हेड और वापस टेल आ जाए, या फिर और टेल टेल हेड आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने केस बन गए अपने? ये 8। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। आप खुद ही भले सोच के देख लीजिए इनके अलावा और कोई केस आपके सामने निकल के नहीं आएगा। अब रिक्वायर्ड में क्या चाहिए अपने को कि हनीफ क्या हो जाए? हनीफ विल लूज द गेम, यानी हनीफ गेम हार जाए। अब हनीफ गेम कब हार जाएगा? जब सेम नंबर नहीं आएंगे, यानी सेम पैटर्न नहीं आएगा, तो हेड हेड नहीं आएगा या टेल टेल नहीं आएगा। यानी इस केस को छोड़ के बाकी इन 6 केस में से कोई सा भी केस आ जाएगा तो हनीफ क्या हो जाएगा? गेम हार जाएगा। तो लिख दिया रिकॉर्ड आउटकम में क्या हो सकता है? हेड हेड या तो टेल, या टेल हेड हेड आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, ये केस लिखा मैंने, या फिर हेड टेल टेल हेड टेल टेल आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 केस। आप पहली बार पढ़ोगे इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा हेड टेल टेल में, पर एक बार 2 बार क्वेश्चन कर लोगे तो ये समझने अच्छे से हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आउटकम हो गया 6 और टोटल आउटकम हो गया 8। तो लिखा मैंने फार्मूले में
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का रिक्वायर्ड आउटकम है 6 और टोटल आउटकम आपके 8 हो जाएंगे। कैंसिल कर सकते हो आप, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो आंसर करके लिख देना हनी विल लूज द गेम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी विल लूज द गेम इज 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसको अच्छे से जैसे आपको बता रखा है ब्रैकेट में बना के लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने, अ डाई इज थ्रोवन ट्वाइस, यानी डाइस को 2 बार, ट्वाइस ना यानी 2 बार थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट है इसमें 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी 5 के नहीं आने की संभावना है साथ में, और 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, यानी 5 के कम से कम एक बार आने की क्या संभावना है। ठीक, तो मैं आपके सामने पहले मैं टोटल आउटकम निकाल के बता देता हूँ। तो इफ़ डाई इज थ्रोवन टाइम्स ट्वाइस, और अभी अपनों ने सारे केस निकाले थे, तो वैसे इसके सारे केस बना लेते हैं। लिख दिया 1 to 6 और ये 1 to लेकर 6, जैसे 1 1, फिर 1 से 2, फिर 1 से लेकर 3, ये 1 से लेकर 3, फिर ये 1 से 4, फिर ये 1 से 5। तो इस तरीके से अपन सारे केस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा मैंने सारे केस आपके सामने लिख दिए जो अपन अभी पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में समझे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये तो सारे केस देख लिए कि 1 डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे, तो ये सारे केस बन के आ जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन है पहला, क्या गिवन है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी 5 के एक साथ नहीं आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। क्या बोला है, 5 विल नॉट कम, यानी 5 के एक साथ नहीं आने की। कैसे मतलब, जैसे मान लो 1 और 2 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा, पर मैं लिख दिया 2 और 5 आ रहा, तो इसमें तो 5 आ रहा है ना। तो ऐसे 5 के नहीं आने के केस है ये, कौन से वाले नहीं आने के, है ना, पहले वाले में बोला ये वाले केस नहीं चाहिए अपने को। तो 5 कब कब नहीं आता है उसके केस चाहिए। देखो, तो पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये सारे जो केस है इनमें 5 नहीं आ रहा है। अगर इन 1 से लेकर 6 तक के केस देखूँ तो इसमें केवल 1 टाइम 5 आ रहा है, ऐसे यहाँ पर भी 1 टाइम आ रहा, ऐसे यहाँ पर भी 1 टाइम आ रहा, ऐसे यहाँ पर भी 1 टाइम आ रहा। इसके सारे केस में 5 आ रहा है, ठीक है, और इसके एक केस में 5 आ रहा है। ठीक, यानी ऐसे कितने केस हैं जिसमें 5 आ रहा है, वो तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 11 केस है जिसमें 5 आ रहा है कम से कम 1 बार तो। पर बाकी जो केस बच रहे हैं इनमें 5 नहीं आ रहा है। ठीक, यानी टोटल 36 केस में से ये जो 11 केस है, 11 केस कौन से, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 केस है जिसमें कम से कम एक बार तो 5 आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। बाकी जो केस बच रहे हैं, कितने केस बच रहे हैं, तो अपने टोटल 36 केस निकाले, इसमें से 11 केस में तो 5 कम से कम एक बार तो आ रहा है, बाकी जो केस बच रहे हैं उसमें 5 नहीं आ रहा है। और अपने को क्या चाहिए, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी 5 एक बार भी नहीं आने की संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी। तो मैं लिखा रिक्वायर्ड आउटकम। अब देखो थोड़ा सा रफ में, 11 टाइम तो कम से कम 5 आ रहा था, और टोटल 36 केस बच रहे हैं, और 36 में से अगर 11 माइनस कर दूं तो वो केस बच जाएंगे जो जिनमें एक भी बार 5 नहीं आ रहा होगा, यानी कितने, 25। तो रिक्वायर्ड आउटकम में 5 के बिल्कुल भी नहीं आने की, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, उसके आने की संभावना कितनी है, टोटल संभावना नहीं कितने आउटकम बनेंगे, तो 25। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, देखो इनमें एक भी बार 5 नहीं आ रहा है, तो 5, फिर 5 10, फिर वापस 15, फिर ये वापस कितने हो गए 20, और ये कितने बन जाएंगे 25। तो ऐसे 25 केस बन के आ रहे हैं आपके, अगर आप काउंट करोगे तो भी ऐसे पता लग जाएगा। तो टोटल 25 केस ऐसे है जिसमें 5 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहा है सबको। तो लिख दिया 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, तो रिक्वायर्ड आउटकम है 25। और अगर टोटल आउटकम की बात करूँ मैं, तो टोटल आउटकम बन जाएगा 36। अब लिखा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, क्या आ जाएगा ऊपर, तो रिक्वायर्ड आउटकम उन्हें आ जाएगा टोटल आउटकम, और रिक्वायर्ड आउटकम कितने 25, और टोटल आउटकम कितने 36। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही सेकंड वीडियो देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 5 विल कम अप एट लिस्ट वंस, यानी 5 की कम से कम एक बार, 5 विल कम एट लिस्ट वंस, यानी रिक्वायर्ड में चाहिए कि 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए, रिक्वायर्ड में 5 कम से कम एक बार। अब देखिए 5 की कम से कम एक बार आने की
तो 5 कितने केस में आ रहा था वो चाहिए एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, 2 बार होगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, एटलीस्ट वंस यानी कम से कम एक बार तो चलेगा। एक से ज़्यादा बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल ही रहा है वो तो, वंस बार तो आना ही चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस इसमें 5 आ रहा है कम से कम, तो ये जो कलर से बताया मैंने आपको अभी, ये सारे केसेस में 5 आ रहा है कम से कम। और कितनी बार आप काउंट करोगे तो ये 11 बार आ रहा है, 11 बार आ रहा था अभी काउंट कर रहा था। तो रिक्वायर्ड आउटकम में कितना हो जाएगा, 11, ठीक। और अगर टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल आउटकम कितना आपके 36 है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वापस ये कितना हो जाएगा, 11/36। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। इसमें भी वापस अगर आप फर्स्ट केस अगर ये करना चाहो और अगर सेकंड वाला केस ये नहीं करके अगर और दूसरा करना चाहो तो क्या हो सकता है, वो मैंने बताया आपको, वी नो दैट करके लिख सकते हो आप केस सेकंड में। वी नो दैट में क्या हो जाएगा कि उस वर्क के होने की और उस वर्क के नहीं होने की दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। और अगर होने के निकल के आगे 25/36 और प्लस उसके नहीं होने की =1। तो वापस इवेंट के नहीं होने की तो 1 और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 25/36 आ जाएगा। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लगा दो आप। 1 और 36 का एलसीएम 36, ये ऊपर चला जाएगा 36 और ये माइनस का तो 25 हो जाएगा। आप माइनस कर दोगे तो 11/36 आ जाएगा। तो ये भी आप आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से अपने जो क्वेश्चन है 24 सोल्व करा। इसके बाद एक क्वेश्चन है 25, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा तो नहीं गया, ऐसा ओरली है, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तब क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हुई और एमपी बोर्ड के अंदर 15.1 तक ही आता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर लिए। सेकंड चैप्टर हो चुका अपना, पॉलिनोमियल्स हो चुका है, फिर स्टैटिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने 14 चैप्टर, और 15 चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से अपन नए चैप्टर को शुरू करेंगे, तो आपका 15 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सभी अच्छे से फिर कॉपी में चैप्टर 15 को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा और व्यवस्थित अपना काम सभी अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।